So let's begin with our first question, which comes now next, which is like, I'll take you back kind of 10,000 years back, right? So people 10,000 years back must have had some sense of time passing and certain events repeating in the world. For example, a day, a month, a year, and things like that. So firstly, how did people get to know? They had no calendars, no watches, right? तो कोई कैलेंडर वॉचेस कुछ नहीं था, तो लोगों को कैसे पता लगता था कि दिन गुजर गया, महीना गुजर गया, साल गुजर गया? अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, राइट? तो ओके, सन से पता लगा दिन का, दिन तो आसान है, महीने का कैसे पता लगा एक महीना गुजर गया? मून का क्या दिखेगा जिससे आपको पता लगेगा कि महीना गुजर गया? मैम वो अमावस्या एंड पूर्णिमासी वाला जो होता है, थ्रू दैट वी नो अबाउट हिंदी मंथ्स. एक्सीलेंट. सो लाइक शी सेड कि मून घटता बढ़ता रहता है, तो हम मून की एक पोजीशन, मान लो अमावस्या है, मून गायब है, तो ठीक एक महीने बाद मून वापस गायब हो जाएगा. तो there is a pattern to which moon appears in the sky, or that gave the idea of month. I'm muting, friends, sorry. I mean, I forgot to do that. And तो अब साल का बताओ. सी, महीने और दिन का तो बहुत आसान है कंपैरेटिवली. महीने का भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कैलेंडर्स है ना, तो हमें लगता है कि क्या कैलेंडर ने बता दिया, महीना बीत गया. पर दैट्स, लेकिन कैलेंडर आया ही कहाँ से, या महीने आए ही कहाँ से, साल कहाँ से आया? साल 365 डेज है. तो 365 डेज में ऐसा क्या हुआ आपकी स्काई में या सेलेशियल बॉडीज में, जैसे किसी ने कहा. अच्छा, पूजा श्रीवास्तव सेइंग चेंजिंग ऑफ सीजन्स, दीपशिखा भी ये कह रही है. लेकिन देखो, सीजन्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है. मतलब आज जो भी सीजन है, आप क्या एग्जैक्टली 365 डेज के बाद बता सकते हैं कि आज की आज वाली चीज वापस आ गई? क्या चीज सीजन्स में आपको बताएगी कि एक पूरा साल कंप्लीटली पूरा हो गया और रिपीट हो रहा है? समथिंग मस्ट रिपीट. तो व्हाट? सो समबडी सेइंग चेंजिंग वेदर, तो वही तो मैं कह रही हूँ, चेंज इन वेदर के साथ बड़ी प्रॉब्लम है. एग्जैक्ट उतनी की उतनी गर्मी आ गई, उतनी की उतनी ठंड आ गई, या क्या आ गया, उतनी की उतनी रेन आ गई, ऐसा तो नहीं होता. 365 डेज बाद क्या चीज एग्जैक्ट रिपीट करेगी? सोच के बोलो, ये आसान सवाल नहीं है. सीजनल फ्रूट बेस्ड. तो फ्रूट्स में भी तो ऐसे है, फ्रूट तो पूरे सीजन निकलते रहते हैं. मतलब चलो आम का सोचो, मान लो एप्पल का सोचो, तो किसी टाइम आना चालू करते हैं, फिर बहुत दिन तक आते रहते हैं. तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट 365 डेज एक फ्रूट अभी बनना चालू हुआ और अब ठीक 365 डेज बाद ही बनना चालू होगा. फेस्टिवल्स तो हमने तय किया ना, जब हमारे पास साल का, महीनों में दिनों का नोशन आ गया, तब फेस्टिवल्स आए ना. फेस्टिवल्स में ऐसी क्या चीज थी जिसने हमें बताया कि अब फेस्टिवल के लिए टाइम दोबारा आ गया? मतलब ये 365 का नंबर ही कहाँ से आया? वेदर लोग बार बार बोल रहे हैं, पर मैं फिर भी बोल रही हूँ कि वेदर में भाई क्या गर्मी सर्दी, क्या चीज आप महसूस करेंगे? गर्मी सर्दी बरसात जो भी एग्जैक्ट, उसमें आप थोड़ी ना कह सकते हैं कि भाई वैसा का वैसा आ गया. एंशिएंट कैलेंडर, तो मैं तो यही पूछ रही हूँ स्वातिका कि एंशिएंट कैलेंडर किस चीज से बना था? किसी ने कहा मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. तो भाई हम तो अर्थ पे रहते हैं, अर्थ का मूवमेंट तो हमें नजर नहीं आता है. अच्छा, स्पोर्ट्स सेल जिसका डिवाइस है, वो कह रहे हैं कि सनलाइट, चेंज इन डे एंड नाइट टाइम, विंड डायरेक्शन, मूवमेंट्स ऑफ मून. देखो, मूवमेंट्स ऑफ मून तो अभी हमने बात करी, हर महीने रिपीट होता है. चेंज इन डे एंड नाइट टाइम, तो डे एंड नाइट टाइम वाली बात सच तो है. आई मीन सच इस सेंस में है कि हाँ, मतलब दिन छोटे बड़े होते रहते हैं, लेकिन आज का दिन जितना भी बड़ा है, एग्जैक्ट उतने मिनट्स उतने सेकंड्स पे वापस रिपीट हुआ, ये कैसे पता लगे? वो भी उस जमाने में जब लोगों के पास ये वॉचेस तक नहीं थी. वॉचेस तो बाद का बहुत बहुत रीसेंट एडिशन है हमारी जिंदगी में.
तो किसी ने कहा रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन तो वो रोटेशन हम उसको बोलते हैं ना, अर्थ ऐसे ऐसे घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। अच्छा, किसी ने बोला मूवमेंट ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स से प्रॉब्ली आपका मतलब है कि स्टार्स जो शेप्स बनाते दिखते हैं हमें आकाश में, मूवमेंट ऑफ स्टार्स। स्टार्स ऐसे सच पूछो तो हमारी दृष्टि में स्टार्स मूव करते ही नहीं, मतलब वो उस तरह से नहीं करते कि उनकी जो पोजीशन है वो, मतलब हम मूव करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा वो इधर से उधर जा रहे हैं, बट अदरवाइज वो मूव करते नहीं। तो लेकिन स्टार जो शेप्स बनाते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, या निहारिकाएं शब्द भी है उसके लिए, सैटेलाइट। सैटेलाइट तो मून एक सैटेलाइट है अर्थ का। तो निरूपा कह रही है कि अमावस्या और पूर्णिमा पे लोग काउंट करते थे, तो काउंट करा आपने, एक अमावस्या आई, अगले महीने फिर से मतलब एक महीने बाद फिर से अमावस्या आ गई, फिर एक और महीने बाद फिर से अमावस्या आ गई। लेकिन ये 12 अमावस्या का क्या चक्कर? ये 12 अमावस्या के बाद क्या चीज, अमावस्या या पूर्णिमा 12 के बाद कोई चीज रिपीट होनी चालू हो गई? क्या चीज रिपीट होनी चालू हो गई, यही तो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा चलो, एक थोड़ी सी हिंट देती हूँ। फुल मून 28 डेज। निशा वो तो सही है, पर मैं पूछ रही हूँ कि फुल मून भी मान लो अमावस्या नहीं लो, पूर्णिमा ले लो, 12 पूर्णिमाओं के बाद ऐसा क्या हुआ तो आप जब आप बोलेंगे साल बदल गया? तो एक्चुअली स्पीकिंग जिसने कहा था फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, वो थोड़ा रूबी थोड़ा सा आंसर के नजदीक है, लेकिन उन्हें समझाना पड़ेगा कि स्टार्स के जो फॉर्मेशंस हमें दिखते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, वो क्या क्या दिखाते हैं या कैसे दिखाते हैं, जिससे पता लगता है कि कुछ रिपीट हो रहा है। सो रूबी को थोड़ा आइडिया है। रूबी ने कहा कि हंटर एक वो है, कॉन्स्टलेशन है, आकाश में सर्दियों में ज्यादा अच्छा दिखता है, एक शिकारी जैसी फॉर्मेशन दिखती है, और वो जैसे ही बोल रही है रूबी, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही दिखती है, ठीक है, सर्दी में। इसी तरह वो कह रही है स्पून शेप, तो स्पून शेप असल में जिसको हम सप्तऋषि या ग्रेट बियर बोलते हैं या बिग डिपर बोलते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे दिखता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे दिखता है लेकिन बहुत दिनों तक दिखता रहता है, महीनों तक दिखता रहता है। यही बात हंटर के साथ है। तो आप थोड़ा नजदीक हैं जवाब के, लेकिन अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं आपको कि ये कैसे होगा या कैसे पता लगेगा। तो कोई बात नहीं, इसका जवाब हम इस सेशन में खोजेंगे, ठीक है? इस सवाल के साथ हम रहेंगे थोड़े टाइम और इसका जवाब खोजेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है मेरा अगला सवाल है कि हमें बाहर जाएं तो हमें ऐसा दिखता है कि धरती और आकाश कहीं पे मतलब सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग दिखते हैं, ऊपर आकाश है नीचे धरती है, और उनको डिवाइड करने वाली लाइन को हम होराइजन या क्षितिज बोलते हैं, ठीक है? तो अब मेरा सवाल ये है कि असल में क्या धरती और आकाश किसी रेखा पे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं? क्या असल में धरती यहाँ पे खत्म हो रही है या आकाश यहाँ से चालू हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? निशा कह रही है नहीं, और उनका क्या ख्याल है? नहीं। तो फिर हमें वो डिवाइडिंग लाइन क्यों दिख रही? धरती वहां खत्म नहीं हो रही, आकाश वहां से चालू नहीं हो रहा, दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो वो हमें डिवाइडेड लाइन क्यों दिख रही? तो स्वातिका कह रही है कि वो इमेजिनरी लाइंस हैं टू अंडरस्टैंड आवर अर्थ। स्वातिका, क्षितिज इमेजिनरी नहीं है, आपको दिख रही है, हमको इमेजिन थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें दिख रहा है, एक लाइन है, जहां तक आपको धरती नजर आ रही है उसके ऊपर आपको खाली आकाश नजर आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि वो लाइन आपको कुछ किसी चीज की सीमा दिखा रही है, वो काहे की सीमा है? निशा कह रही है रिफ्रैक्शन। निशा, अभी फिलहाल रिफ्रैक्शन छोड़ दो, मतलब कहीं के कंसेप्ट कहीं पे भी घुसाने तो अच्छी बात नहीं है। नीलम शुक्ला ने थोड़ा जवाब के पास आई। नीलम ने कहा हमारी आंख की वजह से ऐसा दिख रहा है। हमारी आंख की वजह से क्या दिख रहा है नीलम? सो रूबी ने कहा कि वो रेंज है जहां तक हम देख सकते हैं,
बहुत बेहतरीन आंसर। यही बात श्वेता ने कही और नीलम ने कहा आई फोकस, प्रॉब्ली वो भी वही बात कहना चाह रही हैं। प्रियंका ने कहा लिमिट ऑफ आवर आईज। श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव सेइंग ड्यू टू डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस तो कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि हम उसके बियॉन्ड नहीं देख सकते। यानी उस सीमा काहे की है, हमारी दृष्टि की सीमा है, लिमिट ऑफ आवर विजन। अगर हम ऐसा माने कि हम सीधे देख सकते हैं, एक सीधे लाइन में देख रहे हैं, तो कहीं पे जाके हमारी दृष्टि रुक जाती है। उसके बियॉन्ड, मतलब अर्थ हमें उसके बियॉन्ड नहीं नजर आती, स्काई उसके नीचे नजर नहीं आता, और ये धरती उसके ऊपर नहीं नजर आती। तो ये हमारी दृष्टि की सीमा है। एक वो असल में वो लाइन नहीं है, लेकिन ये लगभग वो जगह है जहाँ पे हमारी दृष्टि जाके रुक जाती है, उसके बियॉन्ड हमारी दृष्टि नहीं जा पाती, वो क्षितिज है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, क्योंकि इसको हम आगे ऑब्सेशन में काफी यूज करने वाले हैं। क्योंकि देखो, हमें जो कुछ आकाश में दिखता है वो क्षितिज के ऊपर ही दिखता है। जो चीज क्षितिज के नीचे छुप गई हमारे लिए गई। सूरज आखिरकार डूबता है तो कहाँ डूबता है, क्षितिज के नीचे, होराइजन के नीचे। चांद डूबता है तो होराइजन के नीचे, सारे तारे डूबते हैं तो होराइजन के नीचे। तो हमारे लिए आकाश वहीं तक दिखता है जहां तक होराइजन है। ठीक है, तो होराइजन इज द लिमिट ऑफ आवर व्यू। तो अब जो है ऐसा करते हैं कि अब क्योंकि हमें आकाश और धरती और अपनी पोजीशन का एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो हम सबसे पहले ग्लोब लेते हैं एक। देखो दोस्तों, ये जब हम पहले फेस टू फेस क्लासेस में करते थे, तो हम ग्लोब के लिए एक आदमी का सिर ही ले लेते थे। मतलब एज एन सिर काटते नहीं थे, लेकिन किसी को खड़ा कर देते थे और उसके सिर को ग्लोब की तरह ट्रीट करते थे। अभी वेबिनार में वो सुविधा नहीं है, तो हम एक ग्लोब ले लेंगे। इस समय एक्चुअल ग्लोब लेंगे और मैं टैब पे दिखा रही हूँ, या अभी फिलहाल ऐसे हाथ से दिखा देती हूँ। तो मान लो ये है ग्लोब। ठीक है, अब ये पृथ्वी पे, अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, इस पे कहीं पर हम बैठे हैं। तो हम बैठे हैं यहाँ, ये रहा इंडिया, हम यहाँ बैठे हैं। और इंडिया में भी हम एक खास जगह पे, हम दिल्ली में बैठे हैं। तो ऐसा करते हैं, ये हम अपनी लोकेशन फिक्स कर देते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं और हम आकाश को यहीं से देखेंगे। ऑब्वियसली हर आदमी आकाश को वहां से देखेगा या देखेगी जहां पे वो बैठी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक आदमी को बिठा देते हैं। मुझे वो पकड़ा देना, वो जो क्ले है, क्ले की नाक। तो ऐसा करते हैं, देखो ये जो है क्ले से, एक मिनट, ये पिन जैसी है, ये हम यहाँ पे ग्लोब पे खाली पोजीशन फिक्स करना चाह रहे हैं। तो मैंने ऐसा किया कि ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर यहाँ पर आपको बिठा दिया। अब ये बाहर जो निकली हुई है, ये आपकी नाक। अब आपकी नाक, आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी नाक जरूरत से ज्यादा बड़ी है, पर मतलब ये बाहर स्टिक आउट कर रही है, लेकिन आपकी नाक ऐसे निकली हुई है। आप एज इफ धरती पे लेटे हुए ऊपर आकाश को देख रहे हैं। ठीक है, तभी तो नाक बाहर निकलेगी, है ना। आपको अब यहां से आप आकाश देखेंगे। ठीक है, ये मतलब हमारी टेक्निक के लिए जरूरी है ऐसा करना। तो इसलिए हमने आपको वहां बिठा दिया और आप अब हर चीज वहीं से देखेंगे, आप वहां पर हैं। ठीक है, इंडिया में आप दिल्ली में जमीन पर लेटे हुए आकाश को ताक रहे हैं। ठीक, तो अब जो है हम ये करेंगे। अब इसी चीज को हम अब अपने बोर्ड पर दिखाएंगे, जो अभी हम ग्लोब पे दिखा रहे थे। इतना बड़ा ग्लोब लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम जो है टैब पे जाएंगे। तो अब जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए, हम टैब को फिक्स कर लेते हैं और अपने बोर्ड को। तो नहीं, अभी उसको बंद करने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसका तूने वीडियो ऑन किया क्या? अच्छा, तो मैं टैब को, हाँ वैसे भी स्पॉटलाइट कर, हाँ स्पॉटलाइट कर दे ना। यहाँ से वो टॉर्च हटा दे। अब मैं बोलने के लिए इसको यूज करूँ कि टैब को यूज करूँ? मतलब मेरी आवाज में मैं जोर से बोलूंगी। अच्छा, मैंने ये तो खोला हुआ है।
फ्रेंड्स, मुझे क्योंकि अब बोर्ड पे करना है तो मैं इस इधर से ही बोल रही हूँ, इसी डिवाइस से। थोड़ा सा इस बोर्ड को वैसे ठीक है, ठीक है। आपको बोर्ड साफ दिख रहा है ना? और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरी आवाज भी आपको साफ आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं मतलब अगर आवाज साफ नहीं आ रही होगी तो मेरी आवाज फिर किसी डिवाइस, दूसरी डिवाइस से ले लेंगे। ठीक है, अभी तो आ रही है ना, पर लेकिन जब मैं बोर्ड के नजदीक जाती हूँ, मैं बोर्ड के पास जाऊंगी तब शायद ना सुनाई पड़े, तो मुझे बता दीजिएगा। और वो सन तो दोस्तों, ये जो है हमारा मान लीजिए सूर्य है। तो ये सूर्य को इधर रख लेते हैं, ये मान लीजिए सूरज है, और वहां बहुत दूर से सूरज की रोशनी ऐसे स्ट्रेट आ रही है। लैपटॉप उधर रख लें। और अब जो है मैं आपको अर्थ दिखा रही हूँ एक इस थाली से, मतलब बजाय पूरा ग्लोब लेने के मैं आपको फ्लैट अर्थ दिखा रही हूँ ऐसे। और जैसे कि अर्थ को आप टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, आप अर्थ को टॉप से देख रहे हैं, तो ये जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल है और अर्थ ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये अर्थ का मैं रोटेशन दिखा रही हूँ। ठीक है, और अब इस अर्थ पे आपको बिठाना जरूरी है, तो आप मान लीजिए बैठे हैं ना। मेरी आवाज आ रही ना ठीक? यस मैम। अच्छा, तो ये रही आपकी आंख, मतलब मेरे को क्योंकि आपकी पोजीशन फिक्स करनी है, मैंने आपको यहाँ बिठा दिया। ठीक है, अब आपकी नाक को, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी नाक वाले व्यक्ति हैं, तो आप यहाँ बैठे हैं और उधर से सूरज की रोशनी आ रही। ठीक, अब ये बताइए, अगर आप यहाँ बैठे हैं पृथ्वी पे, तो इस समय आपके लिए ये दिन का कौन सा समय होगा? चैट पे बताना पड़ेगा। और मेरे को अच्छा, निशा कह रही है 11:29, मतलब आप अभी का टाइम बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इस यहाँ उस अर्थ पे बैठे, अब आप भूल जाइए आप अपने घर पे बैठे। ये दिन के 12 बजे हैं, है ना, मतलब ये नून टाइम है आपके लिए। तो आफ्टरनून नहीं, नून ही है। देखिए ना, अगर आप यहाँ बैठे हैं, जमीन पे लेटे हैं और आप आकाश को देख रहे हैं और सूरज ठीक ऊपर है, आपके सिर के ऊपर चमक रहा है, तो ये नून है, जिसको हम मिड डे कहते हैं। 12 PM नहीं, हम इसको 12 नून बोलते हैं। ठीक है, तो ये दिन के 12 बजे का टाइम है। ठीक है, अच्छा, अब जो है मुझे वो स्टिक में और मान लीजिए हम यहाँ पर एक स्टिक लगा देते हैं, एक स्टिक लगा देते हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पे लेटे हैं और सामने देख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं ना कि इस स्टिक के पीछे आप नहीं देख पाएंगे, मतलब आपकी दृष्टि का सारा रीजन ये है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी दृष्टि की एक सीमा है, ये दृष्टि की दूसरी सीमा है। यहाँ पे सब आप इधर सामने आपका होराइजन ऐसे रन करता है पूरा का पूरा, क्योंकि आप इतने ही आकाश को देख पाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये आपकी दृष्टि की एक लिमिट, ये दृष्टि की दूसरी लिमिट। ठीक, अब जो है हम जैसे धरती तो घूम रही है, वो घूमना शुरू करेगी, तो आपको मुझे बताना है कि सूर्य पहले तो आपके ठीक सिर के ऊपर था, पर जैसे पृथ्वी घूमेगी, सूर्य आपको आकाश में कैसे दिखेगा? मतलब सूर्य को क्या कैसा दिखना शुरू हो जाएगा? पहले तो ऊपर था, अब जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, स्लाइटली टिल्टेड। अरे भाई,
ये देखो, ये तो लगातार घूमती जा रही, मतलब यहाँ था, अभी ये स्लाइटली टिल्टेड, क्या मतलब ये जैसे जैसे घूमती जा रही है सूर्य क्या को क्या होगा, सूर्य नीचे उतरना चालू कर देगा ना, सिर के ऊपर से नीचे की साइड जाना चालू कर देगा, मतलब आकाश में नीचे उतरता हुआ। और फिर कभी तो ऐसा होगा ना कि वो आपको सूर्य दिखना बंद हो जाएगा। सूर्य नहीं मूव कर रहा है, आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मूव कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि सूर्य आपको कब दिखना बंद हो जाएगा। जैसे ही दिखना बंद हो, आप मुझे बोल दीजिए स्टॉप, ठीक है। मैं घूम रही हूँ, आपको सबको बोलना है स्टॉप, ठीक है। तो लोगों ने बोल दिया स्टॉप, ठीक है। अब बताइए, जब सूर्य जस्ट दिखना बंद होता है, उसको हम वैसे क्या बोलते हैं उस टाइम को? हाँ, इवनिंग बोलते हैं, लेकिन खाली इवनिंग ही नहीं बोलते, जस्ट दिखना सूर्य बंद होता है उसके लिए वर्ड है हमारे पास, डॉन नहीं, डस्क। डस्क है, बल्कि सनसेट, सनसेट इज द करेक्ट वर्ड। सूर्यास्त हम बोलते हैं ना कि सनसेट हो गया या सूर्यास्त हो गया, और सूर्यास्त का टाइम क्या होगा? 6, 6 बजे सुबह कि 6 बजे शाम? 6 PM। तो ये ध्यान रखिए, तो ये हमारे लिए 6 PM हो गया। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। उल्टा लिखा है, सही, अपसाइड डाउन लिखा है, तो तब ना एक्चुअली इसको टैब घुमाना पड़ेगा। इसका वीडियो ऑफ करके, 1 मिनट, लिखा हुआ उल्टा दिख रहा है, इसलिए हम उसको ठीक कर रहे हैं। पूरा बोल दी ऐसे, हाँ, और थोड़ा एडजस्ट कर, राइट। तो ये हमारा 6 PM को, और यहाँ पे मैं 12 मून लिख रही हूँ, 12 मून। यहाँ दिन के 12 बजे थे, ये शाम के 6 बजे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सूरज जो है कहाँ पे ढलता है? मतलब कहाँ पे ढलता है, मतलब कि हमें कहाँ ढलता हुआ दिखता है, कहाँ जाता हुआ? वेस्ट, वेस्टर्न होराइजन पे नीचे ढलता हुआ दिखता है। तो यानी कि देखो, ये ये जो लाइन है, जैसे ही मतलब ये लाइन हमें लिमिट दिखा रही है ना, तो मतलब ये इस रेखा के बियॉन्ड जब सूरज जाएगा, मतलब इस रेखा के नीचे चला जाएगा, तब तब सूरज ढल जाएगा। तो ये हुआ वेस्ट, ठीक है। इधर हुआ वेस्ट, इधर हुआ ईस्ट। ये कागज के दो पीसेस पे लिखते हैं, उस पे इस पे स्टिकर्स पे जो मैं चिपका दूँ। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अभी हम लिख भी देंगे, पर आप वैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न होराइजन इसलिए है कि सूरज इसके ही नीचे ढलेगा, ठीक है। हर चीज जो ढलती है वो वेस्टर्न होराइजन के नीचे ढलती है। अच्छा, अब जो है और आगे बढ़ते हैं, मतलब पृथ्वी तो घूमे जा रही है। ये आप मुझे बताइएगा कि कब मिडनाइट हो गई? ये पूरी पृथ्वी के लिए नहीं, खाली आपके लिए, यानी दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली वासियों के लिए कब मिडनाइट हुई? हाँ, तो लोग कह रहे हैं अभी इसको, हाँ अब हो गई, तो इसको हम 12 मिडनाइट कहते थे। एक्चुअली पीएम और एएम वर्ड यहाँ कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसी से एएम और पीएम का डिवीजन चालू हो जाए, तो इसको 12 मिडनाइट बोलेंगे। और उसके बाद फिर
अब जो है हम ये पृथ्वी और घूमने जा रही है, तो आप बताइएगा कि किसी टाइम ऐसा होगा कि रात भी बीत जाएगी और सूर्य जस्ट दिखना चालू होगा, तो आपको मुझे स्टॉप करना है जब सूर्य जस्ट दिखना चालू होगा, ठीक है। किसके लिए दिखना? आपके लिए, मतलब दिल्ली वासियों के लिए। हम लगातार बात कर रहे हैं जो व्यक्ति यहाँ बैठा है या बैठी है, आप जो देख रहे हैं उनके लिए। तो सूर्य जस्ट दिखना चालू कब होगा? आप मुझे बोलेगा स्टॉप। लीजिए, मुझे रोक दिया गया। तो अब इसको कौन सा टाइम दे दें? ये सुबह मतलब सूर्य जब दिखना चालू हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे? सिक्स AM, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 6 AM पोजीशन। तो अब देखिए हमारे लिए 6 AM, 6 PM, 12 नून और 12 मिडनाइट, ये 4 पोजीशंस तय हो गई। तो और आप देख सकते हैं कि सूर्य ईस्ट पे उगेगा, ईस्टर्न होराइजन पे। मतलब जैसे इस साइड वाले पे आपको सूर्य जस्ट, जैसे ही ये लाइन क्रॉस करेगा, ये लाइन क्रॉस करेगी सूर्य को, वैसे ही सूर्य दिखना चालू हो जाएगा और ईस्ट से चढ़ना चालू हो जाएगा, और उस तरह से पूरा का पूरा दिन रिपीट होगा, ठीक है। तो मतलब अभी तक ये 4 पोजीशंस मतलब अच्छे से समझ में आ रही है? सनराइज, सनसेट पोजीशन, सनराइज पोजीशन और मिड डे एंड मिडनाइट, ठीक। अच्छा, कहीं पे भी कोई चीज क्लियर नहीं हो तो मुझे स्टॉप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब जो है ये तो हम बात कर रहे थे दिल्ली के लिए, ठीक है, लेकिन पूरी पृथ्वी तो ऐसा नहीं एक्सपीरियंस कर रही होगी। अब एक और देश की बात करते हैं जो मान लीजिए दिल्ली के ठीक ऑपोजिट है। मान लो कोई कंट्री है यहाँ, वैसे आप अंदाज से बताइए कि कौन सी कंट्री यहाँ पे होगी जो हमारे से ठीक ऑपोजिट दूसरी साइड पे अर्थ पे होगी? कौन सी कंट्री हो सकती है? यूएस। हाँ, तो अमेरिका जो है वो यहाँ पे होंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे लिए ये दिन के 12 बजे है, लेकिन देखिए अमेरिका के लिए, अमेरिका करीब करीब ठीक हमसे ऑपोजिट साइड पे है, तो उनके लिए ये 12 मिडनाइट, मतलब वो लोग अभी उनके लिए रात के 12 बजे है, जबकि हमारे लिए तेज धूप हो रही है दिन के 12 बजे। तो ये ठीक हमसे हर चीज अपोजिट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप ये आराम से देख सकते हैं कि मतलब हमारे लिए जब सुबह के 6 बजे, सॉरी, हमारे लिए जब शाम के 6 बजे दिन ढल गया, उनके लिए सुबह के 6 बजे। उनका हमारे से सब चीज अपोजिट चल रही है। अब अमेरिका में सूर्योदय हो रहा है और हमारे लिए सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है। तो अमेरिका का पूरा टाइम, और ये तो हम लोग जानते हैं कि मतलब जो लोग अमेरिका को फ्लाई करते हैं उनको, या फ्लाई करते हैं, हम अमेरिका में किसी से बात करते हैं तो उनका सब कुछ ऑपोजिट चलता है, ठीक है। 12 आवर्स लेट। हाँ, जैसे सुनीता ने कहा कि यूएसए में 6 टाइम जोन है, अभी हम टाइम जोन पे भी आते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया में नहीं है बाय कॉन्शियस चॉइस, लेकिन यूएस ने ले रखी है, लेकिन हम टाइम जोन्स पे आते हैं। तो ये जो है ये हुआ। अब ऐसा करते हैं, एक और कंट्री, मुझे एक और कंट्री हम बीच में कहीं ले लेते हैं, मान लीजिए। अब आपको मेरे को अंदाज से बताना है, सिर्फ सूर्य की पोजीशन से बताना है कि ये कंट्री कौन सी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, मैं पृथ्वी को मूव कर, आप देख रहे हैं कि इस कंट्री जो मैं ग्रीन से दिखाई है, इस कंट्री में
इस समय सूर्योदय हो रहा है। अभी इंडिया में रात चली हुई है, लेकिन इस कंट्री में अभी सूर्योदय हो रहा है। 6 AM पे है, यहाँ पे दिन चालू हो गया है। और अब जो है मतलब इंडिया में जब तक दिन चालू होगा इस कंट्री में, तो दिन के 12 भी बज गए। तो ये कौन सी कंट्री हो सकती है? हाँ, तो आप में से कई लोगों ने कहा थाईलैंड, जापान वगैरह। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने ये अंदाजा क्यों लगाया? या ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपने अंदाजा क्यों लगाया? मेरा क्वेश्चन ये, आपने किस आधार पे कहा कि ये सब हो सकते हैं? जापान हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, क्यों कहा? तो दीपशिखा का कहना है कि टाइम जोन में वो इंडिया से आगे है। ठीक कह रहे हैं आप। इसके अलावा और कोई कारण बता सकते हैं? अगर मान लो किसी को नहीं पता है कि टाइम जोन्स किसके कैसे चलते हैं, तो कोई और रीजन बता सकते हैं? अच्छा, स्वाति ने कहा इजिप्ट। स्वाति, आपने इजिप्ट कैसे तय किया? अच्छा, निशा कह रही है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, यानी आप ग्लोब पे पोजीशन के हिसाब से कह रहे हैं, वर्ल्ड मैप पे। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन हाँ, लोकेशन के हिसाब से कह रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहे थे कि सूर्य के उगने के टाइम से कुछ आपको इंडिकेशन मिल रहा है? आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा। अच्छा, निशा कह रही है इराक। निशा आपने कैसे तय किया इराक के लिए? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि सूर्य की पोजीशन से आप तय कीजिए। देखिए, ये ध्यान दीजिए कि इस देश में सूर्योदय हमारे से, इंडिया से कहीं पहले हुआ, ठीक है? मतलब यहाँ सूर्योदय हुआ, उसके बाद बहुत बाद में इंडिया आया। तो और अमेरिका तो खैर अभी बहुत ही पीछे है, मतलब कुछ इससे इंडिकेशन मिल रहा है। ये देखो, इंडिया से आगे है ये देश, जो मैं यहाँ हरे से दिखा रही हूँ, इंडिया से आगे। यहाँ सूर्योदय कब का हो चुका है इंडिया में? तो अभी सूर्योदय करीब करीब 6 घंटे बाद होता है। मतलब इंडिया इसके काफी पीछे है। तो सबसे आगे चलने वाला देश कौन सा है? अच्छा, श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव कह रही है कि जापान इज करेक्ट बिकॉज यू हैव स्टडीड इन सोशल साइंस बुक। देखो, तुमने कुछ भी स्टडी किया है, लेकिन इस समय तुम्हें जो सामने दिख रहा है उसका लॉजिक बताना पड़ेगा। देयर इज सम रीजनिंग जो अभी भी अप्लाई की जा सकती है राइट नाउ। आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको रीजन अभी अप्लाई करना है। तो मतलब मैं इसको जापान क्यों कह रही हूँ और कोई और देश क्यों नहीं कह रही? एवरीवेयर सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, आप वैसे कह सकते हैं। या लेकिन मतलब, और जापान ईस्ट में इसलिए आप कह रहे हैं रोटेशन की वजह से? हाँ हाँ, ये सब कुछ रोटेशन की वजह से हो रहा है, पर मैं कह रही हूँ कि हम किस देश को मानते हैं कि वहां सबसे पहले सूर्योदय होता है? जापान, है ना? जापान को हम मानते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि कोई डेट जो है सबसे पहले जापान में शुरू होती है। मतलब जैसे आज डेट है 23rd, 23rd तो जैसे हम ये मानेंगे कि सबसे पहले मतलब 24th वाली डेट, देखो उसको अभी मैं उनका ले जा रही हूँ। मान लो रात के 12 बजे से डेट चालू होती है, तो जापान जब यहाँ पे है तब जापान में 24th की डेट चालू हो गई, और जापान आगे बढ़ता गया। सबसे पहले सूर्योदय जापान में हुआ, 24th का सूर्योदय यहाँ पे हुआ, सनराइज। और उसके बाद पीछे पीछे और कंट्रीज में अब होना चालू हुआ है। यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया में मतलब इंडिया में सूर्योदय जिस समय हुआ है, जापान में तो पक्का हो भी चुका है। जापान में अब 24th का मिड डे हो चुका है, और इंडिया में 24th का सूर्योदय हो रहा है। मतलब सारी कंट्रीज जापान को फॉलो कर रही हैं, इसलिए जापान को हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। और हाँ, सो ये बात शबनम कह रही है कि जापान लाइज इन द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस। मुझे एक मिनट रोक देना। तो पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है
कि देखो ग्लोब जो है एक पूरा का पूरा एक बॉल है ना, तो अगर हम ये कहें मतलब जैसे इसको देखो तो जापान लेगा, तो जापान से हमने कहा दिन चालू हुआ, पर हम यहाँ पे भी किसी देश को कह सकते थे, हम खुद को भी ले सकते थे, यहाँ पे भी किसी भी देश को कह सकते थे भाई आफ्टर ऑल ग्लोब जो है पूरा एक जैसा ही है हर तरफ, है ना, किसी कहीं से भी हम डेट को चालू कर सकते थे। जापान से चालू करने का कोई रीजन दिखता है क्या? मतलब डेट चाहे तो यहाँ से भी चालू हो सकती थी भाई, आफ्टर एवरीथिंग इज फॉलोइंग ईच अदर ऑन अ ग्लोब, ग्लोब इज सो सिमेट्रिकल, ये पूरी 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 बॉल है, तो एक बॉल में कोई भी जगह जो है एक दूसरे से अहेड नहीं है, सब सब चीज एक दूसरे को फॉलो करे। तो कोई कारण आपको दिखता है जापान को चूज करने का कि वहां से सनराइज करता है? कोई कारण आपको समझ में आता है? मैं ऐसे जापान यहाँ दिखा रही हूँ, ये रहा जापान। आप कह रहे हैं कि जापान ईस्ट में है, पर ईस्ट में तो इधर की सब चीजें फिर ईस्ट में है, मतलब जापान के आगे भी तो ईस्ट है, ऐसा कुछ थोड़ी है कि ईस्ट जापान से ही चालू होता है। साइड में है बहुत, ठीक है, निशा ने कहा साइड में बहुत है, वो जो कहने की कोशिश कर रही है आप ध्यान से देखिए, जापान वहां से लगभग लैंड चालू होता है, इधर सब सी की सी है, बहुत बड़ा सारा सी है, पैसिफिक ओशन है, और जरा देखिए इतना सारा पैसिफिक ओशन है, तो मतलब बहुत सारे मतलब इतने बड़े ओशन के बाद कहीं पे लैंड जो है जापान से चालू होता है, मतलब अर्थ जैसे जैसे रोटेट करती है लैंड जापान से चालू होता है, तो मतलब ये समझ लीजिए अमेरिका तो बहुत दूर है, तो मतलब हम यहाँ जापान को मानते हैं कि जापान से ये वेव चालू हुई, फिर आगे चलती जा रही है और फिर बाकी वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब बाकी वर्ल्ड से देखिए अमेरिका में लास्ट में होगा, उसके बाद बहुत सारा सी आ जाएगा जहाँ कोई रहता ही, तो मतलब मुझे ऐसा मेरा 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 गैस ही है कि दीपशिका कह रही अकॉर्डिंग टू होराइजन, होराइजन नहीं दीपशिका, लैंड पृथ्वी पे कहाँ है, देखो ना लैंड यहाँ पे है, होराइजन तो एक आदमी के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए, एक पॉइंट के लिए होराइजन होता है कि मतलब आपकी दृष्टि कहाँ तक जा रही है, होराइजन सबके लिए एक नहीं होता, आप जहाँ खड़े हैं उसके हिसाब से होराइजन, पर देखो ना यहाँ पे आप खड़े तो आपके लिए होराइजन है, यहाँ पे कोई खड़ा होगा उसको होराइजन ऐसे होगा, तो मतलब आपका होराइजन ऐसे चलता है, ये पूरी एक सेमी सर्कुलर होराइजन, आपका होराइजन ये होगा, तो जापान को इसलिए लिया गया है, सिंपली कन्वेंशन है या ट्रेडिशन है, बिकॉज शायद इसलिए कि जापान से लैंड चालू होता है बहुत सारे ओशन के पास, तो जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है, और जापान के बाद अब तो हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर हम जापान से माने कोई डेट चालू हो रही है, तो मतलब मान लीजिए मैं जापान से एक लाइन ड्रॉ करूं, तो जापान के पीछे पीछे अब कोई देश यहाँ आया तो उसको एक घंटा बाद मतलब वहां पे पहले जापान में दिन के 12 बजे हुए, तो 1 घंटे बाद जो कंट्री उसके पीछे उसमें 1 घंटे बाद, तो मतलब जैसे देश सारे इसको फॉलो कर रहे हैं, और उनमें और उसके बाद मतलब ऐसे 6 घंटे बाद इंडिया आता है, तो मतलब ये है कि हर एक घंटे में जो कंट्री आ रहे हैं उसमें अब दिन के 12 बजते जा रहे हैं, या आप सूर्योदय से लिखना चाहते थे सूर्योदय से लिखते, जापान में सूरज होगा उसके 1 घंटे बाद घर वाली कंट्री में होगा, और ये सब 24 तारीख का इस कंट्री में होगा, इस कंट्री में होगा, इस कंट्री में होगा, इस कंट्री में, ऐसे ऐसे करते करते घूमते घूमते 12 घंटे बाद, सॉरी 6 घंटे बाद इंडिया में सूरज उग गया, तो मतलब अकॉर्डिंगली हम मतलब ये जो है ये एक तरह से आप इमेजिनरी लाइन सोच सकते हैं जिनपे मतलब टाइम यहाँ से चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ पे अभी 11 बजे या 10 बजे हैं, ऐसे 9 8 वगैरह यहाँ पे 6 बजा है, तो जैसे जैसे कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं जैसे 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 कंट्रीज आते जा रहे हैं हम उनके
मतलब टाइम जोन इस तरह से बनाते हैं कि अब जापान के ऑपोजिट यहाँ पे कोई कंट्री पे आप सोच सकते हैं, यहाँ पे कोई कंट्री सोच सकते हैं। तो मतलब बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये जो है टाइम जोन्स इस हिसाब से हैं कि मतलब कैसे एक एक घंटे बाद मतलब कंट्रीज में, जैसे यहाँ मतलब वो सूर्योदय हुआ तो उसके बाद किसी और कंट्री में होगा, किसी और कंट्री में होगा, और यहाँ यहाँ सूर्योदय हो रहा है, उधर आप देखिए कि जापान को अब जो है सनसेट की तरफ बढ़ने लगे हैं। जब तक इस कंट्री में सनराइज हुआ जापान में तो सनसेट भी हो गया, और ये सब सनसेट 24th का हो रहा है, मतलब सेम डेट चली जा रही है पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम है। ये कौन सी कंट्री हो सकती है जहाँ पे अभी मैंने पेन रखा है, जापान के ऑपोजिट कौन सी कंट्री होगी? दीपशिका, मैप और एटलस पे देखने की के हिसाब से अच्छा आप कंट्री बता रहे हैं, ठीक है, आप अंदाजा लगा के बताइए कि मतलब यहाँ जापान के ऑपोजिट साइड पे कौन सी कंट्री? किसी ने कहा ब्राजील, और कुछ? ब्राजील थोड़ा और उधर और हट गया, मतलब ब्राजील एक्चुअली अमेरिका के साथ है ज्यादा। कोरिया, कोरिया कोरिया तो जापान के बहुत नजदीक है, जापान के ऑपोजिट, देखो जापान उधर उससे 12 घंटे पीछे पृथ्वी पे ऑपोजिट साइड पे। यूरोप, ठीक है, यूरोप का एक कंट्री बताओ, बिकॉज यूरोप तो बहुत बड़ा है, कोई एक कंट्री बताओ। यूरोप तो बहुत फैला हुआ है। मॉस्को भी बहुत उधर है, फ्रांस, चलिए फ्रांस मान सकती हूँ, इटली, फ्रांस, एक्चुअली यहाँ पे करीब करीब इंग्लैंड आएगा, जापान के ठीक पीछे लंदन, यस इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड आएगा, या फिर अगर आप अफ्रीका की कोई कंट्री बोले तो चलेगा, मतलब जो ठीक जापान के पीछे है, पर कोई बात नहीं, मतलब फिर ऐसे करके और कंट्रीज इसके पीछे चलते जाएंगे जब तक हम अमेरिका तक पहुंच गए। और फिर अब इंटरेस्टिंग बात ये, अभी तो इस कंट्री में यहाँ पे अगर मान लीजिए इंग्लैंड है तो बहुत तो ये देखो कि ये अगर इंग्लैंड है, इंग्लैंड में अभी सुबह होनी शुरू हुई है, और जापान में सूर्यास्त हो गया, यहाँ सूर्योदय हो रहा है, वहाँ सूर्यास्त हो गया, और 24 तारीख चली, तो 24 तारीख का वहाँ दिन ढलने लग गया और इधर अभी दिन शुरू हो रहा है। और इसके पीछे जो कंट्रीज और आते हैं वो सोचो मतलब और उनमें टाइम और डिले होता गया, हर ऐसे करके कई कई घंटों का डिले। अमेरिका में जब तक सूर्योदय होने लग गया, अमेरिका में, ये अमेरिका था ना, ध्यान है, अमेरिका में सूर्योदय हो रहा है तब तक जापान में डेट ही बदल गई, रात के 12 बजे डेट बदल के 25 तारीख हो गई, और अमेरिका में अभी 24 तारीख का सूर्योदय हो रहा है। और अगर मतलब यहाँ कोई यहाँ और कंट्रीज बनाए तो मतलब ये है कि अमेरिका में सूर्योदय हुआ, फिर उसके बाद यहाँ कोई कंट्री उसमें सूर्योदय हुआ, सूर्योदय किसका 24th का, वहाँ 25th चालू हुआ, 24th का सूर्योदय यहाँ, 24th का सूर्योदय यहाँ, 24th का सूर्योदय यहाँ, 24th का सूर्योदय यहाँ। तो ये सोचो कि यहाँ पे 24th का सूर्योदय हो रहा है और जापान में 25th का सूर्योदय हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पूरी डेट ही बदल गई। ये जो कंट्री जापान के बिल्कुल नेक्स्ट है, यहाँ पे सडनली जो है डेट बदल गई, यहाँ 24th चालू हो रही है, मतलब 24th चालू हो चुकी है, उसका सूर्योदय हो रहा है, और यहाँ पे 25th चालू हो गई। तो ये जो लाइन है, नेक्स्ट को थोड़ा किसी और कलर से दिखाने की कोशिश करती हूँ, रेड से दिखा देती हूँ।
ये जो लाइन है बिटवीन मतलब जापान एंड इंग्लैंड, दिस इज वेयर डेट चेंजेस। डेट चेंज पूरा 24 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं ना। तो आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ से यहाँ एकदम से सडनली डेट चेंज हो गई, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन इधर तो जापान से पास कर रही है, इधर वो इंग्लैंड से ग्रीनविच से पास करती है। मतलब क्योंकि इंग्लैंड का राज था सारी दुनिया पे, बहुत सारी दुनिया पे, इसलिए इंग्लैंड के से गुजरने वाली लाइन को भी चूज किया गया एज इंटरनेशनल डेट लाइन या उसका टाइम। तो बेसिकली ये वहां से जहां से डेट चेंज होती है। बल्कि इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जैसे एक ट्रैवलर्स ने लिखा था कि उनका शिप इस लाइन के अक्रॉस खड़ा था, मान लो ऐसे, तो शिप के आधे हिस्से में एक तारीख थी और शिप के दूसरे आधे हिस्से में दूसरी तारीख। तो और वहां इस लाइन को कोई भी क्रॉस करे तो उसे अपनी डेट एडजस्ट करनी पड़ेगी। और वैसे आप जानते हैं कि अगर आप मतलब किसी भी डायरेक्शन में मतलब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लगातार ये जो टाइम जोन्स हैं उसके हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप ये पृथ्वी के डायरेक्शन के साथ आप फ्लाई करें, जो लोग यहाँ से यहाँ फ्लाई करेंगे उनको अपनी घड़ी को आगे मतलब और एक्स्ट्रा टाइम आगे बढ़ाना पड़ेगा। पर आप इधर जा रहे हैं, पृथ्वी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो मतलब पृथ्वी यहाँ जा रहे हैं तो आप भी ट्रैवल कर रहे हो, पृथ्वी भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एक तरह से डबल स्पीड ले रहे हैं। लेकिन आप इसके ऑपोजिट चल रहे हैं तो आप तो ट्रैवल कर रहे हैं इधर, पृथ्वी ट्रैवल कर रही है उल्टा, तो आपको टाइम लूज करेंगे। मतलब इन द सेंस कि आपको जो चीज आप 2 घंटे में करते हैं आपको उसको 6 घंटे में करनी पड़ेगी, 8 घंटे में करनी पड़ेगी, मतलब और ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पृथ्वी के विपरीत आप चल रहे हैं। ठीक है, ये बात जो है समझ में आई? अभी तक समझ में आई? या मतलब जैसे टाइम जोन्स की बात समझ में, किसी ने कहा था ना अमेरिका में ज्यादा टाइम जोन्स हैं, तो अमेरिका में ज्यादा टाइम जोन सिंपली ये मामला है कि अमेरिका बहुत फैला हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ कई डेट लाइन्स के बीच में मतलब कई लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बीच में फैला हुआ है। तो अमेरिका ने एक बड़ा रीजन ले लिया है, बड़े रीजन में फैला हुआ है, इसलिए उन्होंने चूज किया कि वो अलग अलग टाइम जोन लेंगे। इंडिया ने नहीं चूज किया, इंडिया उतना फैला नहीं है अमेरिका जितना, तो इंडिया ने मतलब एक ही टाइम रखा है। लेकिन उस टाइम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बहुत अर्ली मॉर्निंग सनराइज हो जाता है, और जो चीजें इंडिया में वेस्ट में है वहां पे सनराइज काफी लेट होगा मतलब घड़ी के हिसाब से, तो वो डिफरेंस रहेगा। अब मतलब इंडिया में भी कम से करीब 4-5 टाइम जोन रफली आते हैं, पर अमेरिका अपने टाइम जोन्स को चेंज करता है। लेकिन टाइम जोन चेंज करने की वजह से जो कंट्री के अंदर जो ट्रैवलर्स होते हैं या लोग अलग अलग जगह पे होते हैं, उनको अपना टाइम लगातार एडजस्ट करना पड़ता है टाइम जोन्स के हिसाब से। Any questions so far? कोई क्वेश्चंस या कोई कमेंट? तो मैं वही चीज जो अभी दिखा रही थी वो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। मतलब अर्थ पे की अलग अलग पोजीशंस, फिर कैसे टाइम चेंज करता है दूसरी लोकेशंस में, अर्थ के टाइम जोन्स। तो निशा ने पूछा कि क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कोई रोल है? देखो, जो इमेजिनरी लाइंस जो टाइम जोन्स को डिवाइड करते हैं उन्हें ही हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बहुत सारे हमारे लिए बहुत सारे हेल्प देती हैं। दे आर टूल्स, दे आर इमेजिनरी लाइंस जो हमें कई चीजों में मदद देती हैं। तो उसमें से एक बड़ा सपोर्ट है टाइम का। तो द होल वर्ल्ड जैसे को हमने लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर रखा है, और 0 से लेके 360 तक, जैसे क्योंकि इतनी डिग्रीज होती हैं इसलिए हमने 0 से 360 ऐसी लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी मानी है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हूँ।
और आप देख सकते हैं कि जो मैं ड्रॉ कर रही थी, अगर आप पृथ्वी को ऊपर से देखें टॉप से, तो आपको वो लॉन्गिट्यूड्स ही ड्रॉ की हुई नजर आएंगी। अच्छा, निरूपा ने कहा है प्लीज नेम द कंट्री जस्ट बिफोर जापान वेयर डेट्स चेंज। मतलब जापान में जहां से, मतलब जहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर रही है, उसके एक साइड पे डेट एक है, दूसरी साइड वो एग्जैक्ट लोकेशन जापान में कहाँ है मुझे नहीं मालूम, आप चेक कर सकते हैं। ये असीस मेरी कुलीग कह रही है कि जापान से थोड़ा आगे है, तो डेट लाइन जहां से गुजरती है उसके एक साइड डेट एक होती है, दूसरी साइड डेट दूसरी, दैट इज ऑल। मतलब उसका लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इन द सेंस कि वो कहाँ पे है या कंट्री का नाम क्या है। बेसिकली बात यह है कि डेट लाइन के को क्रॉस करते ही डेट चेंज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसी को प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। तो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच या इंग्लैंड से गुजरती है, ये 0 भी है और 360 भी है, ठीक है। तो मतलब एक बहुत बेहतरीन तरीका, तो मतलब एक तो क्वेश्चन ये आता है कि लॉन्गिट्यूड्स को हम डिग्री से क्यों दिखाते हैं, मतलब ये एंगल से क्यों दिखाते हैं, तो लाइनें हैं, ये एंगल से क्यों दिखाई जाती हैं, ये कौन सा एंगल है। ये एक आइडिया है जो आसानी से समझ नहीं आता, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं और 3D को एक्चुअल में देखे बिना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एक नेचुरल फ्रूट जिसपे लॉन्गिट्यूड्स बनी हुई हैं वो है संतरा। जो ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें ये एक तरह से लाइनें अपने आप बनी हुई हैं जो लॉन्गिट्यूड की तरह हैं, ऊपर और नीचे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल सोच सकते हैं। और अगर आप संतरे को लेके बीच में से काटें, दोनों पोल्स के बीच में से चाकू से काटें, तो आपको ये, अगर ये सेंटर ऑफ द अर्थ माने, तो यहाँ से आपको वो एंगल नजर आता है जिस एंगल को हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाने के लिए मेजर करते हैं। मतलब वो ये 0 वाली लाइन होगी, फिर मतलब 0 वाली लाइन तो अर्थ की सरफेस पे है, लेकिन सेंटर ऑफ द अर्थ से अर्थ की सरफेस पे ये एक लाइन अगर माने, तो वहां से एंगल बदलता जा रहा है जैसे जैसे आप अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे जा रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको एनोटेट करने की कोशिश करूं, एक मिनट, लेट मी सी इफ आई कैन एनोटेट। तो मतलब ये अर्थ पे जैसे मान लीजिए ये 0 है, तो 0 से आप आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए 30 हो गया, ये 60 हो गया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये मतलब एंगल 0 से बढ़ता जाता है। ये अर्थ की सरफेस पे लॉन्गिट्यूड्स हैं और उनको अर्थ के सेंटर से जोड़ने पे ये एंगल मिलता है जो आपका लॉन्गिट्यूड का एंगल है। अगेन इमेजिनरी एंगल है, लेकिन वो अर्थ के सेंटर पे बन रहा है, अर्थ के अंदर बन रहा है। तो अगर आप ये इसको काट कर दिखा दें ऑरेंज को, तो आप आराम से समझा सकते हैं। इसको समझने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि कौन सा एंगल है, तो आप यहाँ पे आराम से दिखा सकते हैं कि विच एंगल। पूजा श्रीवास्तव कह रही है 23.5 डिग्रीज, 23.5 डिग्रीज यहाँ पे नहीं आता, लॉन्गिट्यूड्स में नहीं आता, लैटिट्यूड्स में आता है पहली बार। लॉन्गिट्यूड्स में 23.5 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लॉन्गिट्यूड्स में एक्चुअली 0 to 360, तो मतलब ये जो ये सॉरी 13,000 है मेरा, मतलब अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूं तो ये 0 से मतलब इस साइड यहाँ पे, यहाँ ये जो पृथ्वी की सरफेस पे रन करेगी वो प्राइम मेरिडियन होगी। मतलब सॉरी मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको काट के भी दिखाया हुआ है कि देखिए ये अर्थ की सरफेस है जिसपे यहाँ पे बीच में इक्वेटर जा रही है, तो ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक प्राइम मेरिडियन
या मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है, और लॉन्गिट्यूड्स अर्थ की सरफेस पे बने हुए हैं, लेकिन जो एंगल जिसको हम कह रहे हैं ना, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, 30 डिग्री, 43 डिग्री, 50 डिग्री, 62 डिग्री, व्हाटएवर, वो एंगल ये वाला एंगल है अर्थ के सेंटर से, मतलब प्राइम मेरिडियन से या जीरो से शुरू होके आगे जाने वाला ये एंगल, दिस इज द लॉन्गिट्यूड एंगल। ये बात पूजा श्रीवास्तव कह रही है अर्थ झुकी हुई है 23.5 डिग्रीज, वो सच है पूजा, लेकिन उसका टाइम जोन से लेना देना नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टाइम जोन से लेना देना नहीं है, और उस झुकाव का लॉन्गिट्यूड्स पे असर नहीं है, लैटिट्यूड्स से लिंक है। हम उस पर आएंगे, हम कल आएंगे उस पे, और सीजन्स पे भी कल आएंगे, लेकिन अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम जो है अर्थ पे चेंज होता हुआ आपको ये लॉन्गिट्यूड से दिखता है, और वो मैंने आपको जैसे स्क्रीन पे भी जो दिखाया था, वो वहां पे मैं आपको लॉन्गिट्यूड दिखा रही थी कि कैसे लॉन्गिट्यूड्स मदद करती हैं टाइम कीपिंग में या टाइम जोन दिखाने। ये बात साफ हुई? सी द इम्पोर्टेंट थिंग इज, मैं इसको भी ये देखिए, यहाँ ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अर्थ में से नॉर्थ पोल से, दीज आर जो अर्थ की सरफेस पे रन करने वाली, ऊपर से नीचे तक जाने वाली, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स नॉट लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन है या लॉन्गिट्यूड्स की बात आपको समझ में आ गई है? मतलब जो मैं कह रही थी वो बात समझ में आई आपको? तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली सी लॉन्गिट्यूड्स तो टाइम कीपिंग में मदद करती हैं। अगर हम लैटिट्यूड्स देखना चाहें तो लैटिट्यूड्स वो देखिए ना, लैटिट्यूड्स दूसरी तरह से बनी हुई हैं। मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड तो इक्वेटर है, पर इक्वेटर के साथ ऐसे रिंग्स जो जा रही हैं, छोटी होती हुई रिंग्स ऊपर तक जा रही हैं, दीज आर आर लैटिट्यूड्स। और जिसमें इंपॉर्टेंट हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्रीज पे हैं। और फिर उसके बाद आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल है जो 66 डिग्रीज पे है। इनकी सिग्निफिकेंस कुछ और है, ये एक्चुअली सीजन्स को इफेक्ट करती हैं। तो मतलब लैटिट्यूड्स की जो स्ट्रिप्स हैं, मतलब इक्वेटर के पास की ऊपर वाली स्ट्रिप जो है, जिनको ऑरेंज से दिखाया गया है, वो बहुत हॉट एरियाज हैं। एंड ऑफ कोर्स वहां पे विंड्स, विंड की बेल्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेड विंड्स हैं यहाँ पे इस एरिया में, मतलब ये जो इन लैटिट्यूड्स पे 0 से 23.5 तक। ये 23.5 इतना अजीब सा नंबर क्यों लिया गया है वो हम कल देखेंगे। पर उसके बाद फिर और जो विंड बेल्ट्स हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स, फिर पोलर रीजन, ये सारा लैटिट्यूड्स डिवाइड करती है। मतलब एक्चुअली लैटिट्यूड्स जो है हमारे वर्ल्ड को वेदर जोन्स में, मतलब या क्लाइमेट जोन्स में कह सकते हैं, क्लाइमेट जोन्स में, या फिर वो विंड बेल्ट्स में डिवाइड करती हैं। और ऑफ कोर्स लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों जो है लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हाँ, सो जैसे पूजा करिए, लैटिट्यूड्स जो है सीजन्स हमें बताती हैं, और दूसरा मतलब सीजन्स कहाँ पे कैसा सीजन होगा आप खाली लैटिट्यूड से गैस कर सकते हैं। हायर लैटिट्यूड्स मींस आप पोल की तरफ जाने लगे हैं तो ठंड ज्यादा होगी, जितना ज्यादा आप इक्वेटर के नजदीक आएंगे उतनी ज्यादा गर्मी होगी। और फिर वो हाउ मतलब विंटर से समर कैसे होता है, वो भी जैसे सीजन्स हम कल उसकी बात करेंगे। तो बाकी ये है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर प्रोवाइड अ ग्रिड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिससे हम लोकेशंस तय करते हैं। हर जगह की लोकेशन के लिए हमें एक ग्रिड चाहिए होती है। मतलब दो लाइनें क्रॉस कर रही हूँ तो उससे ही किसी जगह की लोकेशन मार्क की जा सकती है।
तो वो भी हमें ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स प्रोवाइड करती हैं। और लैटिट्यूड्स यहाँ दिखाया गया है कि इक्वेटर है और उसके ऊपर एज इफ क्लोज लूप्स की तरह ये रन कर रही हैं। और यहाँ पे एंगल, वंस अगेन लैटिट्यूड का जो एंगल है वो उसके लिए हमको अब की बार अर्थ को वर्टिकली काटना पड़ेगा। वर्टिकली काटें और एंगल बनाएं, तो मतलब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है यानी इक्वेटर, और इक्वेटर से ऊपर जो एंगल बनता है दैट इज द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। सो यहाँ पे 30 डिग्री दिखाया गया है। और मतलब अगर आपको क्लासरूम में दिखाना है तो आप किसी भी फ्रूट से दिखा सकते हैं, संतरा जरूरी नहीं है, मतलब संतरा सेब वगैरह। जब हम एक्चुअली दिखाते हैं तब हम कोई सा फ्रूट ले लेते हैं, उसको वर्टिकली काट के उसमें सेंटर ऑफ द अर्थ दिखाते हैं। वहां पे अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक ये 0, जहां तक इक्वेटर जाती है वहां पे 0 वाली लाइन है, और उससे ऊपर बनने वाला एंगल ये लैटिट्यूड का एंगल है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि 30 डिग्री लैटिट्यूड इसके ऊपर अर्थ की सरफेस पे है, लेकिन अर्थ के अंदर 30 डिग्री का एंगल ये वाला एंगल। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ये बात अगर एंगल वाली बात क्लियर हो गई तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है अभी तक? मैम जब भी वो ब्रेक टाइम होगा मुझे बता दीजिएगा। एनी क्वेश्चन, डाउट और एनीथिंग यू वांट टू आस्क एट दिस पॉइंट? I think I'm through with latitudes and longitudes. तो मतलब अगर इसके बाद कोई चीज पूछनी है तो ठीक है, नहीं तो अब हम एक तरह से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी कुछ यहाँ पे अभी मतलब शुरू से अभी तक हमने पहले होराइजन्स की बात करी, फिर उसके बाद मतलब कैसे अर्थ मूव करती है, तो हमारे लिए जो सेलेशियल बॉडीज हैं वो हमें स्काई पे मतलब राइज और सेट करती हुई दिखती हैं। हमने खाली सन का ही बताया है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग सारी चीजें स्काई में जो कुछ भी होता है वो राइज और सेट करता हुआ दिखता है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं। अर्थ पे बैठे वाले लोग मूव कर रहे हैं तो उनको हर चीज जैसे ही वो उनकी विजन के नीचे से परे चली जाती है, उनकी होराइजन से नीचे से चली जाती है, तो वो चीज सेट करती दिखती है। तो इसीलिए हिस्टोरिकली हजारों सालों तक लोग ये मानते थे कि हम स्टिल हैं और आकाश मूव कर रहा है, आकाश या सूर्य चंद्रमा तारे ये सब मूव कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे नियरली 400 इयर्स बैक ये रियलाइज हुआ कि आकाश नहीं मूव कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं। हम मूव कर रहे हैं, इसलिए आकाश की हर चीज हमें मूव करती हुई नजर आती है, इंक्लूडिंग स्टार्स। हम उस पर भी आएंगे। बाकी डे एंड नाइट का रीजन तो आप अच्छे से समझते ही होंगे कि अर्थ जो है क्योंकि राउंड है और अपनी इस पे अपनी धुरी पे एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसलिए हमें डे और नाइट नजर आता है। डे एंड नाइट दिखाने के लिए मतलब ग्लोब से दिखाया जा सकता है बड़े आराम से। अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं। शुड आई शो? मतलब उसके लिए थोड़ा सा खिड़की से लाइट आने देनी पड़ती है, थोड़ी सी लाइट खिड़की में। अगर आप एक छोटी सी विंडो बना लें, मतलब पूरी खिड़की नहीं, हमने कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हम दिखा देते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, टैब पे दिखाती हूँ, टैब को स्पॉटलाइट करते हैं और हमें अपने कमरे में अंधेरा करना पड़ेगा। और पहले हम टैब से ना ग्लोब दिखा दो और उसके बाद लाइट बंद करना। तो हमने ये ग्लोब है और ग्लोब को अब हम ऐसे रखेंगे खिड़की के सामने। खिड़की में जो वो है वो दिखा दो। एक खिड़की में हमने ये विंडो बना रखी है कर्टेन से, और अब हम लाइट्स बंद कर देंगे ताकि ग्लोब तक इसका क्या टैब का वीडियो बंद कर दो। तो
अब जो है, जो खिड़की में हमने छोटी सी विंडो बना रखी है उसके आगे हम ग्लोब को रखते हैं, तो आपको और बाकी सारी लाइट्स बंद कर दी हैं, तो बहुत क्लियरली अर्थ में हमें आधा पोर्शन उसमें लाइट में दिख रहा है और आधा पोर्शन डार्कनेस में दिख रहा है। और अगर इसको घुमाएं भी, इसको घुमा सकते हो क्या आशीष? हाँ, आप देख रहे हैं कि अलग अलग अर्थ के रीजन्स डे लाइट में आ रहे हैं और उसमें नाइट में आ रहे हैं। तो मतलब हाफ ऑफ द अर्थ इज इन लाइट एंड हाफ ऑफ इट इज, मतलब अभी एग्जैक्ट हाफ नहीं, थोड़ा सा मूव करोगे आशीष, तो मतलब वो आपको करेक्ट जगह पे रखना पड़ेगा जहां से एग्जैक्ट हाफ एंड हाफ डिवीजन हो जाए अर्थ का। हाँ, इस समय नियरली करीब करीब हाफ हो रहा है, तो करेक्ट एंगल पे रख के आता है पूरा, हाफ डार्कनेस और हाफ लाइट, पर आपको दिख रहा है कि कैसे अर्थ जो है वो डिवाइडेड है। और देखिए इंडिया इस समय आपको मतलब डार्कनेस से लाइट की तरफ आता हुआ दिख रहा है, इंडिया में मतलब सूर्योदय हो गया है। तो दिस इज मतलब अर्थ का मूवमेंट है अपनी एक्सिस पे, जिसकी वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं मतलब डे एंड नाइट। तो मतलब इसको टॉर्च से अच्छे से नहीं दिखता है, इसको दिखाने के लिए खिड़की से थोड़ा सा लाइट आने देनी पड़ेगी, वो भी थोड़ी सी खिड़की से, तब ये अच्छे से दिखाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।